नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और वक्त हो चला है निरोग काया स्वास्थ्य चर्चा के प्रोग्राम का, जिसकी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में खास मेहमान हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, जो कि एमबीबीएस, एमडी, पेडियाट्रिक और तो और एनआईसीयू विशेषज्ञ भी हैं नियोनेटोलॉजी पे। और श्रोताओं, बिना देर किए हम आपको रूबरू कराते हैं खासकर स्वास्थ्य चर्चाओं के इस कार्यक्रम निरोग काया स्वास्थ्य चर्चा के माध्यम से बहुत सारी अवेयरनेस भरी बातें हम लेकर के आए हैं आपके लिए। सर, स्वागत है ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में आपका। नमस्कार सर। और जैसा कि इस शो की खासियत भी है कि स्वास्थ्य चर्चाओं पे ही सारी बातें होती हैं और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भरी बातें हम उन जो ग्रामीण अंचल के श्रोता हैं उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और आप चूंकि शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं सर, इसी अनुभव को भी हम साझा करते हुए अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे आपके अनुभव को। और सवाल मेरा यही होगा, हालांकि शिशु बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं आप, जन्म से लेकर 1 माह तक के बच्चे जो उनमें क्या क्या बीमारियां होती हैं और वो माताएं कितनी सावधानी बरतें, इसके निराकरण के लिए क्या क्या उपाय करें? जैसा कि सर मैंने आपको बताया, इसमें हम इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सर जी। पहला वो कैटेगरी जिसमें बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन हुआ, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है जी। उस कंडीशन में सबसे पहले अपनी प्राथमिकता ये होती है को बच्चे को माँ के छाती से लगाना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना जी। और ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है। इससे क्या है, बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग डेवलप होती है, बच्चे को दूध पीने में तकलीफें नहीं होती है, माँ को भी दूध पिलाने में तकलीफ नहीं होती है और माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला अपना प्राथमिकता ये है कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को माँ के छाती से लगाना है और उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। ये तो अपनी पहली कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी जिसमें बच्चे को कोई तकलीफ है या माँ को कोई तकलीफ है, उनको कोई इमरजेंसी LACS ऑपरेशन के द्वारा बच्चे हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान ये रखनी चाहिए वहाँ पे माँ का ऑपरेशन करवाए जहाँ पे NICU की सुविधा उपलब्ध हो। NICU की सुविधा उपलब्ध होने से ये होता है कि बच्चे को अगर कोई भी तकलीफ हो तो इमीडिएटली बच्चे को NICU में शिफ्ट करके उसका तुरंत उपचार हो जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे बच्चों में समय का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा तुरंत नहीं रोया, मतलब उसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो उस कंडीशन में क्या है, विद इन हाफ एन आवर बच्चे का अगर NICU में उपचार चालू हो जाता है तो उसमें बच्चे का विकास, बच्चे के बचने की संभावना, बच्चे का संपूर्ण विकास की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, अगर मदर को कोई तकलीफ है तो हमेशा उस अस्पताल को चूज करें जहाँ पे NICU की अच्छी सुविधा की मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। पहली बात। दूसरी बात, बच्चे अगर पैदा हुए गंदा पानी पी लिया, बच्चा सांस लेने में तकलीफ है, तो उनको तुरंत NICU में एडमिशन करवाए। जितनी जल्दी NICU में बच्चे का एडमिशन होगा, बच्चे की ट्रीटमेंट चालू होगी, बच्चे की रिकवरी उतनी ज़्यादा होगी, बच्चे का विकास, संपूर्ण विकास की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। जितना इसमें डिले होगा बच्चे का NICU एडमिशन में, उसका आउटकम उतना खराब हो सकता है। तो मेरा यही कहना है पेरेंट्स से, कभी भी NICU में अगर मदर को कोई तकलीफ है तो उस अस्पताल को चूज करें जहाँ पे NICU की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। यहाँ पे हमारे जहन में एक और सवाल उत्पन्न हो गया, जब घर पे कोई एक नया मेहमान आने की आहट होती है तो घर के सुदूर ग्रामीण अंचल में वो परिवार कैसी व्यवस्था करे उस आने वाले मेहमान के लिए और क्या क्या सावधानियां बरतें? जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है सर। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले है ना, बच्चे में अपने को ये ध्यान रखना है कि बच्चे को सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन से बचाना है। बच्चे घर में पैदा होते हैं तो घर का माहौल इतना खुशनुमा होता है, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या है, सब कोई चाहते हैं बच्चे को टच करना, सब कोई चाहते हैं बच्चे को अपने गोद में लेना। इससे अपने को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सब कोई बच्चे को ना टच करे, टच करने से पहले अपना हैंड सैनिटाइज करे और कोशिश ये करे कि शुरू के 48 से 72 घंटे तक बच्चे को माँ के साथ जितना ज़्यादा
रखे वो उतना अच्छा है। तो इसमें फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए और थोड़ा धैर्य के साथ बच्चे के साथ पेश आना चाहिए। कभी भी उत्साह में इतना उत्साहित न हो जाए कि आ रहे हैं सब लोग टच कर रहे हैं। वो नवजात शिशु है, उसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी सावधानी बरते और जितना हो सके कोशिश करे माँ और बच्चा हमेशा साथ में रहे। बिल्कुल सच कह रहे हैं। और निश्चित ही जितने भी श्रोता हमारे ट्यून किए हैं, रेडियो ओमनी 90.0 एफएम शो चल रहा है निरोग काया स्वास्थ्य चर्चा। सर, एक और सवाल कौंध गया मेरे दिमाग में। बच्चों में जन्म के बाद पीलापन भी हो जाता है, नीला भी पड़ने लगता है, इसका क्या कैसे उपचार करें ऐसी स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं? जी सर, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। बच्चों में पीलापन होना मतलब पीलिया होना, ये जनरली बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। होता यह है बच्चों में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल बड़े से ज़्यादा होती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन टूटने के कारण, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उसमें पीलिया मतलब जॉन्डिस होने की संभावनाएं होती है और होती ही है। तो उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जन्म के तीसरे दिन से ये पीलापन थोड़ा बहुत चालू होता है। तो कोशिश ये करना है, कभी भी आपको लगे तीसरे चौथे दिन से हमारा बच्चा थोड़ा पीला हो रहा है तो नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ से मिले, उनसे उसकी जांच करवाए। पीलिया की जांच होती है, पीलिया का जांच अगर समय पे हो जाए तो बहुत कंडीशन ऐसी भी आती है पीलिया में जिसमें आपको एडमिशन, एनआईसीयू एडमिशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अच्छे से हम अगर फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उससे भी पीलिया सही हो जाती है। और जांच के बाद अगर ऐसा रिपोर्ट आता है तो उसमें हम बच्चों को फोटोथेरेपी देते हैं। 24 से 48 घंटे के लिए फोटोथेरेपी देते हैं और समय पे ये अगर मालूम चल जाए तो ये 100% क्यूरेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि तीसरे से चौथे दिन में थोड़ा कॉन्शियस रहे। उनको लगे जो बच्चा हमारा पीला हो रहा है तो तुरंत नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ से मिले। और जहाँ तक नीला पड़ने की बात है तो ये जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी कभी बच्चे ठंडे पड़ जाते हैं। ठंडे पड़ने के कारण ये है कि बच्चे में हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो हीट लॉस से क्या है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होती है तो बच्चे थोड़ा नीले पड़ने लगते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें, हाइपोथर्मिया मतलब ठंडी से बचा के रखना है। कभी भी डायरेक्ट एसी के नीचे नहीं रखना, कूलर के नीचे नहीं रखना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारे कपड़े से बच्चे को ढक दे, ऐसा रखें जी बच्चा कंफर्टेबल भी हो और ठंडा भी ना पड़े। ठीक। और बाई ये तो नॉर्मल नीलापन पड़ने की बात है। बहुत कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें कुछ हृदय का रोग हो जिसमें बच्चे नीले पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये लगेगा कि बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी रहा है, बच्चे की सांस तेज चल रही है, सांस तेज चलने से बच्चे नीले पड़ जाते हैं। उस कंडीशन में आप तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ नज़दीकी अपने पीडियाट्रिक्स डॉक्टर से मिले और उनसे संपर्क करें। सवाल आपसे होगा, शुरू के 6 महीने जो होते हैं बड़े ही बहुत ही एक तरह से इमरजेंसी टाइप में होते हैं बच्चों के मामले में, और इसमें दूध के अलावा बच्चों को क्या क्या आहार देने लायक का वो 6 महीने के बाद या 6 महीने के पहले होता है? उनके विकास के लिए क्या करें? वो माताएं कभी समझ नहीं पाती हैं कि हम क्या दें दूध के अलावा। जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। शुरू के 6 मंथ जो होते हैं, 6 मंथ जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ हमें ये करना है कि बच्चे को सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पिलाना है। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना है। कुछ भी नहीं के मतलब कुछ भी नहीं। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है, आपका डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखवा के कुछ मेडिसिन चल रही है तो वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। और शुरू के 6 मंथ तक हर महीने बच्चे को एक बार पीडियाट्रिक डॉक्टर को दिखवाना है। उसके ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका वेट गेन कैसा हो रहा है, उसकी लंबाई कितनी बढ़ रही है नॉर्मल के अनुसार, हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे को दूध पीने में कोई तकलीफ है। इन सब के लिए शुरू के 6 माह तक हर महीने पीडियाट्रिक डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं गांव में ऐसे में कि बच्चे को जन्म के समय शहद चटा दे, गाय का दूध पिला दे। ये बिल्कुल भी ना करे, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चों के लिए जहर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ
जितना जल्दी हो सके जन्म के बाद मम्मी का दूध पिलाना है। बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत इसीलिए बोला गया है। शुरू के 6 माह तक सिर्फ माँ का ही दूध देना है। जी सर, आपका दूसरा सवाल इसी में था, 6 माह के बाद क्या? जी। तो 6 माह के बाद जो है बच्चों में माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है उसके ग्रोथ के लिए जी। तो उसमें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब ये होता है कि माँ का दूध तो चलता रहेगा, साथ में उसके अलावा हम बच्चे को क्या दे सकते हैं जी। तो हमेशा ध्यान रखना है 6 मंथ में आप अपने नज़दीकी डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ से मिले और उनसे पूरी जानकारी ले, क्योंकि 6 मंथ के बाद ग्रोथ थोड़ी तेज हो जाती है तो उस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है। तो इस समय बहुत बड़ा सोच घर वाले पड़ जाते हैं, बच्चे को दे क्या। तो इसमें क्या है, दाल का पानी नहीं, दाल के पानी में क्या है, पानी और हल्दी है। तो गाढ़ी दाल चावल थोड़ा मिसल के उसको, है ना, सूजी का हलवा बना के, खीर बना के 1-1 चम्मच दिन में 3-4 बार, पहले 2-4 दिन एक अनाज को इंट्रोड्यूस करे, फिर दूसरे को इंट्रोड्यूस करे। ऐसा शुरू के 6 महीने से लेके 9 महीने तक 2-2 घंटे 3-3 घंटे में 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच खिलाते रहे उसको। और साथ में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पहले चल रही थी उसको कंटिन्यू रखे। जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट होता है 1 चम्मच को आधी कटोरी पे ले आना है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार आधी कटोरी बच्चे को घर का, हम जो नॉर्मल टेबल पे घर का खाना खाते हैं उसी का दाल चावल, दूध नहीं देना, दूध रोटी मिसल के, सूजी का हलवा बना के, खीर बना के, सेब एप्पल है उसको बॉयल करके मैश करके, ये सब दे सकते हैं बच्चों के लिए। और आपको इसमें कभी भी कोई अगर तकलीफ हो, लगे जो बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ये 6 मंथ के बाद का पीरियड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मदर का एक कंप्लेन हमेशा ये होता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। तो शुरू के 6 मंथ के बाद जैसे ही बच्चे को खाने पिलाना है तो उसके लिए आपको बच्चे के साथ समय बिताना पड़ेगा। एक बार में बच्चा खाना नहीं खा लेगा, उसके साथ आधे घंटे आपको साथ घूम के खिला के उसको थोड़ा थोड़ा आदत दिलाएंगे तो धीरे धीरे जैसे बच्चे की हैबिट डेवलप होगी वैसे वैसे बच्चा अपना खाना खाने लगेगा। तो इसलिए ऐसा अपने को रखना है और ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक कंटिन्यू करना है। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। निश्चित ही जितने भी लोग सुन रहे हैं वो इस चीज़ को गांठ जरूर बांध लेंगे। सर एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया, कभी कभी ऐसा होता है या किन माताओं को भी ऐसा होता है कि वो उनको दूध बहुत कम होता है, वो 6 महीने के पहले से ही 1-2 महीने बाद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थितियों में परिस्थितियों में क्या वो बच्चे को दें? जी सर, ये आपका सवाल बहुत अच्छा और ये सवाल जो है प्राइमरी मदर जो पहली बार माँ बनती है उनमें बहुत कॉमन सवाल है ये। इसके लिए क्या है सर, हमें बच्चे का ग्रोथ देखना चाहिए। बच्चे का ग्रोथ मतलब बच्चे का वेट गेन जितना होना चाहिए प्रॉपरली अगर उतना हो रहा है तो आप ये निश्चिंत रहे बच्चे को जितनी दूध की ज़रूरत है उतनी उसको मिल रही है। मदर को ऐसा लगता है कि हमारा दूध सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए तो वो बहुत वरीड रहती है। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, वेट गेन प्रॉपर हो रहा है एज के अनुसार, तो आप ये मान के चले जो बच्चे की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी हो रही है। बाय द वे अगर बच्चे का ग्रोथ उतना नहीं है जितना होना चाहिए और मदर का कंप्लेन है तो इसमें दूसरी बात यह है मदर के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, मदर के खान पान पे ध्यान देना चाहिए, मदर को अच्छे से उनके फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए, घर का इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए, मदर को हेल्प करना चाहिए बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग में। और मदर और बच्चे को जितना साथ में रखेंगे, जितना कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, जितना उनमें बॉन्डिंग होगी उतना मदर के लिए अच्छा है फीडिंग में। और घर का इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मदर का न्यूट्रिशन, घर का इन्वायरमेंट, मदर को स्ट्रेस नहीं देना, इतना अगर हम करते हैं तो 99% चांस में ये आपका समस्या रिजॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सफल भी है जहां ऐसे घरों में ये माहौल बन रहा है। सर ये जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं उन नौनिहालों के लिए जो अपने देश के कर्णधार भी बनेंगे आगे चल के। और एक महत्वपूर्ण कदम होता है टीकाकरण का। कैसे और कितना उन बच्चों के लिए जब से उनका आगमन होता है
और जब तक वो पैदा नहीं हो जाते हैं या जन्म के बाद कितने वर्ष तक टीकाकरण का सारी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनसे बचाव के लगने चाहिए? जी सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है टीकाकरण के लिए जी। और हम देख भी रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है और सेंट्रल की गवर्नमेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जी। इंद्रधनुष के नाम से हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नवजात शिशुओं में जो होने वाली बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए। जी। जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो उन समय मदर को भी टीटी की इंजेक्शन लगती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है जन्म के समय उसका टीकाकरण विदिन 24 आवर लग जाना चाहिए। बर्थ डोज जिसको बोलते हैं, BCG, OPV, हेपेटाइटिस। BCG से टीबी की बीमारी से बचा जा सकता है, पोलियो की ड्रॉप होती है और हेपेटाइटिस B। उसी के साथ फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में बच्चों का टीकाकरण सरकारी में या प्राइवेट में कहीं भी करवाए, हमेशा करवाना ही करवाना है। उसके बाद 9 मंथ में बच्चों का टीकाकरण होता है, फिर 15 मंथ में। इसी तरह 5 साल तक बच्चों को टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत गवर्नमेंट में पूर्णतः फ्री है, उसमें करवाना ही करवाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैक्सीन्स हैं बच्चों में जो कि गवर्नमेंट में नहीं आती है, प्राइवेट में आती है और उसको अगर रिलेटिव या उनके पेरेंट्स इच्छुक हैं तो बच्चे को वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस कड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आती है, प्राइवेट में आती है। फ्लू वैक्सीन जिसको बोलते हैं उसको हम लगवा सकते हैं। वेरिसेला की वैक्सीन है उसको लगवा सकते हैं। ये तो एडिशनल वैक्सीन है, ये तो आप पे डिपेंड करेगा, पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा कि उनको लगवाना है या नहीं लगवाना है। लेकिन मैंडेटरी जितनी भी वैक्सीन है वो सरकारी वैक्सीन सारी मुफ्त में उपलब्ध है और सारे पेरेंट्स को टाइम पे वो वैक्सीन लगाना ही लगवाना है। उससे क्या है, आप बच्चे में होने वाली गंभीर बीमारियां, दिमागी बुखार हो गया, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, इन सब से बचा सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें टीकाकरण में यही है कि समय पे सभी लोग, सभी पेरेंट्स जाके और टीकाकरण करवाएं। बिल्कुल सच कह रहे हैं और निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है उन बच्चों के लिए ये टीकाकरण। सर एक और सवाल, टीकाकरण तो हो ही गया, जो देहात की या ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, आज नहीं आज से ही बॉटल में ही दूध पिलाती हैं। क्या ये कितना हद तक सही है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, या फिर इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को बंद कर देना चाहिए? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे आपको बोलने ही वाला था। बॉटल फीडिंग, कभी भी बॉटल से बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। आजकल क्या देखने में आती है, मदर आती हैं बोलती हैं सर हम तो प्लास्टिक के बोतल से नहीं, स्टील के बोतल से पिला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं पिलाना। स्टील का भी बोतल है लेकिन उसका निप्पल जो ऊपर वाला होता है वो प्लास्टिक ही है तो उससे क्या है, बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कौन से इन्फेक्शन होते हैं बच्चे में? जो कॉमन वाली सर्दी, खांसी, जुकाम और पतला लैट्रिन होना, मतलब दस्त होना। ये कॉमन बीमारी हर 2 महीने पे मदर का आएंगी कंप्लेन के साथ, सर हमारे बच्चे को निमोनिया हो गया, उल्टी हो रही है, पतला दस्त हो रहा है। और इसका एक कारण आप अगर हिस्ट्री लेंगे, मदर से डिटेल में पूछेंगे तो वो बॉटल फीडिंग ही होती है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी भी पेरेंट्स से, कभी भी बॉटल फीडिंग नहीं कराना है, ना प्लास्टिक ना स्टील। हमेशा कटोरी चम्मच यूज करे। बच्चा जैसे बड़ा हो जाए तो ग्लास यूज करे, और छोटा बच्चा है आपको देना ही है तो कटोरी चम्मच यूज करे। बॉटल फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही हानिकारक है और बच्चों में होने वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये बॉटल फीडिंग भी होती है। एक सवाल और भी है, सवाल तो हजार हैं सर, लेकिन इन नौनिहालों के लिए एक और सवाल है। अगर बच्चा समय से पहले हो जा रहा है तो यहां हम माता और पिता कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे उनका अपनत्व हो? कुछ एक नई पद्धति मैंने सुना भी है, कंगारू कहा जाता है। क्या है ये? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। हाँ, बहुत कंडीशन ऐसे होती हैं जिसमें बच्चा 9 माह से पहले हो जा रहा है, बच्चे का वजन कम है, पूरे महीने में नहीं हुआ है
और बच्चा स्टेबल है, मतलब फीडिंग ले रहा है, लेकिन बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है और बच्चा 9 माह से कम है, तो उस कंडीशन में बच्चे को विशेष ख्याल करने की ज़रूरत होती है। विशेष ख्याल में क्या है, उसको फीडिंग भी बहुत अच्छे से करानी है। उसमें ऐसा संभावना होती है कि बच्चे को फीडिंग कराने के समय दूध जो है सांस की नली में जा सकती है, तो उस समय विशेष ख्याल रखें। बच्चे को अच्छे से फीडिंग कराने के बाद उसको कंधे पे रख के बर्पिंग कराए। बर्पिंग करने के बाद बच्चा ढेकार ले ले, तो ये मानिए जो बच्चा अच्छे से फीड ले लिया है। दूसरी बात, बच्चा जब छोटा है, वजन उसका कम है, तो उसमें आपने जैसा कहा कंगारू मदर केयर, KMC बोलते हैं उसको, वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। उससे बच्चों में वेट गेन होता है, बच्चों और मदर में बॉन्डिंग डेवलप होती है, बच्चों की फीडिंग जो होती है वो मैच्योर होती है, और बच्चों में थोड़ी बहुत जो सांस लेने में तकलीफ है उसमें भी राहत होती है। अब ये कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है, तो कंगारू मदर केयर माँ के अलावा उसके पिता भी दे सकते हैं, उसकी दादी भी दे सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि माँ ही कंगारू मदर केयर दे, माँ तो देती ही है, माँ के अलावा उनके पापा, उनकी दादी, घर में और भी कोई हो, वो भी कंगारू मदर केयर बच्चे को दे सकता है। अब इसको देना कैसे है, तो कंगारू मदर केयर में ये करना है कि बच्चे का पेट और छाती जो है अपनी छाती के पे रखना है, स्किन टू स्किन टच देना है, और बच्चे को अच्छे से हैंडल पकड़ना है। बच्चे का मुंह एक तरफ होना चाहिए जिससे बच्चे में सांस लेने में तकलीफ ना हो, और ऐसा अपने सीने में लगा के बच्चे को बैठना है। कम से कम 1.5 से 2 घंटा इस प्रक्रिया को करना है, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार ऐसा करे, 2-2 घंटा बैठे। तो इसमें क्या है, बच्चे के लिए सांस लेने में जो तकलीफ है वो दूर हो जाएंगी, बच्चे का फीडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बच्चे का वेट गेन भी होगा, बच्चे में हाइपोथर्मिया की जो संभावनाएं होती है उससे भी बचा जा सकता है। बस इसमें अपने को एक ध्यान ये रखना है कि इन्फेक्शन ना लगे बच्चे को, इसलिए जो भी कंगारू मदर केयर दे वो अच्छे से साफ सफाई से आए, साफ कपड़ा पहन के आना है। माँ भी अगर बच्चे को कंगारू मदर केयर दे रही है तो उनमें भी साफ सफाई होना चाहिए, कपड़ा साफ होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज होना चाहिए, और बच्चे को अच्छे से लेके बैठे। इसको हम बोलते हैं कंगारू मदर केयर। और ये छोटे बच्चे जो समय से पहले हुए, जिनको प्री मैच्योर चाइल्ड बोलते हैं, उनमें एक वरदान है, और ऐसा करने से बच्चे में वेट गेन भी ज़्यादा होती है और उनका विकास भी अच्छा होता है सर। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। और खासकर कंगारू, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और गांव इलाके में भी ये प्रचलन ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। जी, जागरूकता आ रही है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे एक और सवाल होगा हमारे जहन में है, आयुष्मान कार्ड के धारक जो हैं, उनके यहाँ ऐसे बच्चों की डिलीवरी हो रही है, या उनको अपने बच्चों पे कैसे वो लाभ आयुष्मान का मिल सकता है, क्या क्या है उसमें? जी सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आयुष्मान से गवर्नमेंट का एक स्कीम है आयुष्मान भारत, उसमें हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट भी कवर है। उसमें 0 से 5 साल तक के बच्चे को आयुष्मान के तहत फ्री में इलाज किया जाता है। 0 से 5 साल, इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक तो NICU हो गया, दूसरा PICU और जनरल वार्ड हो गया। NICU का मतलब 0 से 1 माह तक के बच्चे को, कोई बच्चे जन्म के समय तुरंत अगर बच्चा को कोई तकलीफ है, बच्चे को NICU में एडमिशन की ज़रूरत है, तो उसमें आयुष्मान के तहत फ्री इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चे को अगर मशीन की ज़रूरत है वो भी आयुष्मान के तहत, बच्चे की दवा, बच्चे को केयर करना, बच्चे का NICU का खर्च सारा आयुष्मान के तहत वो कवर होता है। ये तो हमारा NICU का हो गया। बाकी उसके बाद अगर बच्चे को कोई तकलीफ है, जैसे झटके की बीमारी है, या बच्चे को हेपेटाइटिस है, या नॉर्मल कोई भी बीमारी है जिसमें बच्चे को PICU या और जनरल वार्ड में भर्ती करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट के स्कीम आयुष्मान भारत से वो भी कवर होता है। तो ये इसका लाभ आपको लेना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, जो आप ओवर काउंटिंग मेडिकेशन बच्चे को ना दे। ये ग्रामीण इलाकों में बहुत होता है, बच्चे को कोई तकलीफ है तो तुरंत जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेके बच्चे को दे देते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है। क्यों? क्योंकि बच्चे का पूरा शरीर एडल्ट के तरह डेवलप नहीं है, वो डेवलपिंग है, वो बच्चे का ऑर्गन जितने भी हैं वो सब डेवलप कर रहे हैं। तो वो दवा का बच्चे के शरीर पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालता है।
जी। तो कभी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को मिले, और ये कभी ना सोचे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो बच्चे का इलाज कैसे होगा। जी। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधाएं आयुष्मान भारत के तहत दी है कि आपको बच्चों की गंभीर से गंभीर बीमारियां आयुष्मान के तहत कवर होता है और अच्छी इलाज होती है। तो उस अस्पताल को चूज करें जहाँ पे पीडियाट्रिक डॉक्टर हो, आयुष्मान के तहत वो हॉस्पिटल हो, तो आपका एक खर्च भी नहीं होगा, बच्चे का उचित इलाज भी होगा और बच्चे पे अच्छा ग्रोथ भी रहेगा, अच्छी व्यवस्था भी रहेगी बच्चों की। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं हमारे श्रोता अब ये समझ भी गए होंगे कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, और आयुष्मान कार्ड धारक के जो भी हैं लाभार्थी वो निश्चिंत हो जाएं कि अब उनके बच्चों का भी जो भी बीमारी का खर्चा है वो सरकार जी उठाएगी। जी बिल्कुल 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 सर, यहाँ पे चाहेंगे एक और गीत आपका हम सुनते चलें। जेहाले मुश्किल मुकुंद बस्ती। जी हाँ दोस्तों, कहीं मत जाएं, जुड़े रहें हमारे साथ और आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत सर की पसंद का। सर गाने तो बहुत ही अच्छे थे, और यहाँ पे हम आपसे चलते चलते एक छोटा सा संदेश अपने सभी श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे, उन तक पहुँचाने का पूरा पूरा प्रयास भी होगा। मोटा अनाज मिलेट्स की बातें बहुत होती हैं, जी जी सर। कितना कारगर है अगर हम इसको कम बैक करते हैं अपने जीवन में? बहुत बहुत ही कारगर है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है एकदम बच्चे, जब छोटे बच्चे जब खाना पीना चालू करते हैं उसी समय से करना चाहिए। सर आज के समय में ऐसा देखा जा रहा है, बच्चे को हम फास्ट फूड दे रहे हैं, पॉलिश्ड राइस खिला रहे हैं जी। इसका दुष्परिणाम बच्चों पे पड़ रहा है। तो हम अपने मिलेट्स की तरफ जो लौट रहे हैं उसमें बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा है, परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। तो सबसे यही अनुरोध है कि हमको मिलेट्स की तरफ लौटना चाहिए और इसको अपने डेली के खान पान में ऐड करना चाहिए सर। बिल्कुल सच कह रहे हैं सर, और निश्चित ही आज आप हमारे ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में आए और खासकर निरोग काया स्वास्थ्य चर्चा इस प्रोग्राम की कड़ी का हिस्सा बने और इतनी अच्छी बातें जागरूकता भरी आपने बताएं हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः रेडियो ओमनी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और दोस्तों दीजिए इसी के साथ रेडियो दोस्त धर्मेंद्र पांडे को इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ, ताकि अवेयरनेस की बातें आप तक पहुंचती रहें मनोरंजन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भैया प्रणाम। पता नहीं आए फुटहिया आए थे भैया ऐड के लिए वो फुटहिया बना देंगे, जब आए आप वो देंगे ऐड चल रहा अरे है, FM तो रेडियो जैसे सबका चल रहा है। तो पानी दी बात तो रिश्तेदार कर कर जो भी कहेंगे हाँ तो सबका नहीं लगी नहीं तो ऐड तो चलवाना है। नहीं तो ओकर में विजिट नहीं कार्ड दे रहने दीजिएगा। और हालांकि आ तो गया है मेरे पास जो इसमें सबमिट करना है ऐड में, ICU NICU मेन उसी पे मेरा फोकस गया है। तो उस पे रिकॉर्डिंग बंद कर बंद, हाँ ये कि बंद किधर ही, हाँ